नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। और ये घटना चक्र की बुक है, आप सभी को पता है। और इस वक्त हम सब आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और इसका लाभ उठाओ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है, एक मिनट जाइए। इससे पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। ध्यान देना, प्रश्न नंबर 1 जो है, जो पूछा गया है, हर एक शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ो, तभी समझ में आएगा सवाल। क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध के समय, यानी कि जब गौतम बुद्ध के समय की बात की जा रही है, का प्रसिद्ध वेद जीवक, उसका नाम भी दे दिया गया। क्या नाम था? जीवक, जिसके दरबार से संबंधित था। मतलब किसके दरबार से संबंधित था? पर उत्तर जानते हैं, उत्तर सही होगा ए, यानी कि बिम्बसार। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जो था जीवक, वो बिम्बसार के दरबार से संबंधित था। बिम्बसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिम्बसार जो था वो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 में आपको 3-4 सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश का जो प्रथम शक्तिशाली मतलब कह सकते हो शक्तिशाली शासक कौन था, तो उसका सही उत्तर होगा बिम्बसार। और एक बात और कहा जाता है इसके बारे में कि ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, यानी कि इससे पहले संस्थापक कोई और थे, लेकिन जो कह सकते हो कि अच्छे तरीके से मगध का अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से जो विकास किया, वो इसी को माना जाता है। ठीक है, कौन था? वो था बिम्बसार। अब आप देखिए, बिम्बसार संबंधी कितने चीज़ें आप जान चुके हैं। एक मिनट बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 मिनट। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो अब ये जो सामने दिया गया है एक दूसरे के सामने, जो एक दूसरे से संबंधित ना हो, उसी चीज़ को बोल देना है कि सुमेलित नहीं है। तो 2 का जो सही उत्तर होगा वो है बी, यानी कि कौशल के सामने जो अहिच्छत्र लिखा है वो इससे संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी साकेत तथा श्रावस्ती, लेकिन यहाँ साकेत नहीं है और ना यहाँ श्रावस्ती। अगर साकेत श्रावस्ती होता तो ये भाई इसके सामने चीज़ें सही होती हैं, लेकिन क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं, यानी कि संबंधित नहीं है। तो कौशल का अहिच्छत्र नहीं होगा। यहाँ अगर साकेत या श्रावस्ती होता तो सही माना जाता। जबकि अंग का चंपा होगा, ये सही है। वत्स का कौशाम्बी होगा और मत्स्य का विराट नगर होगा, ये सही है। लेकिन कौशल का अहिच्छत्र नहीं होगा, ये साकेत तथा श्रावस्ती होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। इसमें कहा गया कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। अब देखिए, चंपा पूछा गया किस महाजनपद की राजधानी थी, तो उत्तर आप जान लीजिए। सही उत्तर होगा डी, यानी कि अंग। अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखिए, क्या है कि बिहार के वर्तमान में जो भागलपुर तथा मुंगेर के जो जिले हैं वो अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। ये चीज़ जानो आप, जो भागलपुर और मुंगेर, इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। ये चीज़ ध्यान देना। अगर बात करें चंपा के बारे में, तो महाभारत और पुराणों में उसको मालिनी नाम प्राप्त होता है, मतलब मालिनी नाम से भी जाना जाता है। धीग्र निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। इस चीज़ की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 पे अगर हम लोग आ जाएं, 1 मिनट। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। उसी तरह सवाल है जो सवाल नंबर 2 था, इसमें भी पूछा गया है सुमेलित नहीं। तो देखिए, ये दूसरे से तो संबंधित हैं, जैसे कि जो है कि अकम्बोज का संबंध राजपुर और हाटक होगा, आशमक का संबंध पोतन यानी कि पोटली से होगा, कौशल का श्रावस्ती, या फिर अभी हम लोग क्या बात किया, श्रावस्ती या साकेत। लेकिन जो सूरसेन, इसका संबंध कौशाम्बी से नहीं है। सूरसेन का संबंध होगा आपका मथुरा से। अगर यहाँ मथुरा होता तो सही होता, लेकिन पूछा क्या गया है, सुमेलित मतलब संबंधित नहीं है। तो भाई सूरसेन का संबंध कौशाम्बी से नहीं है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि कंबोज का संबंध राजपुर से है, ये चीज़ ध्यान देना। अशमक का पोतन या पोटिल से है और कौशल का श्रावस्ती से है। आगे बढ़ें, देखिए आरओ एआरओ मेंस 2016 में आ चुका है। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ आप लोग।
इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। बहुत अच्छा, ये आप कह सकते हो। देखिए RO 2021 में आ चुका है, इस बार 2023 में आने की संभावना नहीं, 100% 100% ये आएगा सवाल। इसमें क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम जो 16 महाजनपद थे उनमें से कौन कौन से थे। तो 5 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका सी यानी कि 8 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में ही थे। अब 8 के नाम भी जान लो। सबसे पहला कुरु, पांचाल, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ठीक है, ये चीज़ नाम ध्यान रखना। अब बात करें अगर हम अगले सवाल के बारे में, तो आज हम फिर पढ़ेंगे हम यूनानी आक्रमण के बारे में। अब देखिए ये है घटना चक्र की बुक। इसमें हर एक छोटे टॉपिक के बारे में भी 8-10 सवाल होते हैं, तो आपको घबराना नहीं, आपका एक एक सवाल यहाँ पर कराया जाएगा, एक एक सवाल छूटेगा कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 1 है कि पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों में से थी। अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की जो सफलता मिली थी, क्या कारण थे जिससे सिकंदर को सफलता मिली। थोड़ा जूम कर लिया जाए तो आपके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, अब उत्तर जानते हैं। पहले उत्तर देखो, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। बी यानी कि पॉइंट नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 सही, यानी कि अब भाई पॉइंट नंबर 1, 2, 3 देखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये बात सत्य है। देखिए इसी कारण में जब यूरोपियन या फिर कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो यही कारण था कि यहाँ पर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सब लोग आपस में ही एक दूसरे से युद्ध करते थे और आपस में काफ़ी ज़्यादा फूट था। दूसरा पॉइंट है उसकी फौज बेहतर थी। ये बात सत्य है कि सिकंदर का फौज बेहतर था, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यानी कि हमारे भारत में आक्रमण जब उसने किया तो उसमें भारत के ही कई शासक उसके साथ थे। ठीक है, इसको कह सकते हो कहीं ना कहीं कि अपने घर के लोगों ने ही उसको जीतने में उसकी सहायता की। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है उस वीर, ध्यान देना, देखिए कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को। RO में 2013 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा इस बार भी, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए उस राजा का नाम था भाई अपुरु यानी पोरस। अब देखिए क्या है कि अपुरु पोरस का राज जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। ठीक है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में था, अब बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया है, जिसे सिकंदर ने, यहाँ कहीं ना कहीं इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन पोरस की महानता और वीरता को देखकर इन्होंने अपना इसका दोस्त बना लिया था। ठीक, अब बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसमें आपके सामने सवाल नंबर 1 है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या प्रमाणित होता है। अब इस सवाल को समझो, हर सवाल को समझो। इसमें कहा जा रहा है कि जो गुजरात जगह है, राज्य है, जो भी है, मतलब इसमें तो राज्य है, उस समय जो ये गुजरात जो एक जगह था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या नहीं, अगर था तो इसका क्या प्रमाण है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। अब देखिए इसका उत्तर जो होगा वो है बी, यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख, मतलब शिला अभिलेख से ये चीज़ें मालूम होती है, लेकिन थोड़ा और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनर्थ और सौराष्ट्र, जो कि गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये चीज़ ध्यान देना, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। चीज़ों को समझ में आया? नहीं समझ आया तो फिर से पढ़ लो। देखो क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय राज्यपाल थे उनका नाम था पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो उनके कह सकते हो जो प्रांतीय राज्यपाल थे उनके द्वारा जो बांध का निर्माण करवाया गया था उस चीज़ का उल्लेख मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जाती है कि चंद्रगुप्त का शासनकाल में यह भी क्षेत्र आता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आप सभी के सामने। इसमें है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। अच्छा सवाल है, तो 2 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कालसी। ठीक है, कहाँ मिली थी? कालसी। कालसी ये कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 में है 1 मिनट। हाँ, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय, ध्यान देना, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा वो है मिस्र। ठीक है, ये मिस्र का शासक था, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से
में उल्लेखित मतलब में है उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। बहुत अच्छा सवाल है, इसको इस बार का इंपॉर्टेंट इस बार आएगा 100%, इसको इंपॉर्टेंट रख ही लो। तो वो 4 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मैगस्थनीज की इंडिका में यह बात उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि दास जो बनाने की प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन पहले इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। देखिए, जो मैगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को, जो मैगस्थनीज थे, उन्हें उस समय के भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा, या कह सकते हो 7 श्रेणियों में बांटा। सबसे पहला था दार्शनिक, फिर था कृषक, फिर था पशुपालक, फिर था कारीगर, फिर थे योद्धा, फिर थे निरीक्षक, फिर अंतिम यानी कि 7वां था मंत्री। ठीक है। अब मैगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। यानी कि मौर्य साम्राज्य में भी ये बात कही गई है इसके अनुसार कि उस समय अपनी जाति से कोई भिन्न बाहर विवाह नहीं कर सकता था और जिसका जो पेशा था उसको वही करना पड़ता था। ठीक है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें है इंडिका का मूल लेखक कौन था। ठीक है। अब देखिए, 1 मिनट लगता है इसका ऑप्शन काट दिया गया है, खैर कोई बात नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका बी, यानी कि मैगस्थनीज। अभी हम लोगों ने बात किया। प्रश्न नंबर 6 है आप सभी के सामने। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। ध्यान देना, किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो उत्तर इसका सही होगा बी। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि मनुस्मृति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, यानी कि विधुर, वो पुनर्विवाह कर सकता है। यानी कि इंसान, आदमी जो है मेल, अगर उसकी वाइफ का, उसकी धर्म पत्नी का डेथ हो जाए, मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर स्त्री का पति मर जाए तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 7 है आप सभी के सामने। यहाँ पर एक सूची है, 2 सूची, यहाँ पर आपको मतलब क्या कहते हैं उसको, मिलान करवाना है। 4 ऑप्शन है ABCD, उत्तर आपको बताना है। तो 7 का सही उत्तर पहले जान लो, उत्तर होगा सी। ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर दिया जाए। 1 मिनट। ठीक, सी है, यानी कि 1 मिनट यार, कहाँ गया, ये है ना, जूम रहने देते हैं। सी है, यानी कि A का 2, B का 3, C का 1, D का 4। ठीक। अब 7 का क्या है उत्तर सी, यानी कि A का 2, यानी कि चंद्रगुप्त का संबंध होगा सैंड्रोकोटस। ठीक। इसी तरह B का 3, यानी कि बिंदुसार का संबंध होगा अमित्रघात। सी का 1, अशोक का संबंध होगा पियदर्शी, और डी का सांस होगा चाणक्य। यानी कि किस किस को किस किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ये पूछा गया। ठीक है। अब चंद्रगुप्त को किस नाम से और जाना जाता था, तो ये होगा इसका उत्तर बी, यानी कि सैंड्रोकोटस। और बी यानी कि बिंदुसार को अमित्रघात, ये ध्यान देना, चाणक्य को विष्णुगुप्त, अशोक को पियदर्शी। अब बात करें प्रश्न नंबर 8 के बारे में। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें है कि ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस या किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। 8 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 2 3, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ये चीज ध्यान देना, ये दोनों। ठीक। और दोनों मौर्य वंश के शासक थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। उस वीडियो का अंतिम सवाल भी कह सकते हैं आप। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। थोड़ा सा धुंधला सवाल है, कोई बात नहीं, मैं सवाल को पढ़ देता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। उत्तर जान लो, उत्तर होगा सी, यानी 305 ईसा पूर्व। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के प्रशासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को लगभग 305 ईसा पूर्व में परास्त किया। ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो। उससे संबंधित आप सभी के लिए वीडियो बनाए जाएंगे। आप सभी का जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण किया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, तो इसका लाभ उठाओ। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।